अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में 2013 तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर हो गए थे। 2011 का हम पीजीटी का प्रीवियस ईयर्स पे देख रहे हैं। 2011 का भी हम लोग 62 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 2011 का पीजीटी हिंदी का 63वां प्रश्न। लेकिन ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो पीजीटी 2011 का 63वां प्रश्न है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है? ए बिहारी, बी तुलसी, सी जायसी और डी कबीर। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात बिहारी का कथन है। दृग ऊर्जत टूटत कुसुम जुरत चतुरचित प्रीति, बिहारी की। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या कबीर। विक्रम धसा प्रेम का के बारा, सपनावती कह गयों पतारा, जैसी। साखी सब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, भगत निरूपही भगत कली, निंद ही वेद पुराण। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। 64वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी बिहारी। इसका उत्तर होगा डी। बोधा, आलम, घनानंद आदि तीनों रीति काल के प्रमुख रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जबकि बिहारी लाल रीति काव्य के प्रमुख रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। 65वां प्रश्न। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीति मुक्त, सी रीति सिद्ध और डी छायावाद। इसका उत्तर होगा बी। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे तथा इनकी प्रेयसी का नाम गणिका सुजान था। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में रहते थे। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली तथा यमुना यश। 66वां प्रश्न। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? ए पद्माकर, बी देव, सी केशव और डी बिहारी। इसका उत्तर होगा सी। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नख सीख, छंदमाल आदि केशवदास की रचनाएं हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जबकि पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, काल पचीसी, राम रसायन, अली जाह, प्रकाश आदि पद्माकर की रचनाएं हैं। देव की रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, रस विलास, राग रत्नाकर आदि शामिल हैं। 67वां प्रश्न। बिहारी की रचना का क्या नाम है? ए बिहारी रत्नाकर, बी बिहारी सतसई, सी सतसैया और डी बिहारी बोधिनी। इसका उत्तर होगा बी। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल की एकमात्र कृति बिहारी सतसई ब्रज भाषा में है। इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी लाल महाराज जय सिंह के आश्रय में थे तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास था एवं वे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। 68वां प्रश्न। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कविवचन सुधा और डी सरस्वती। इसका उत्तर होगा सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा 1968, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधिनी 1974 नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थीं। सरस्वती 1900 का संपादन चिंतामणि घोष ने किया तथा यह काशी से प्रकाशित होती थी। बाद में सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी तथा इनका संपादन श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। माधुरी 1922 का संपादन दुलारी लाल भार्गव ने किया, जिसका प्रकाशन लखनऊ से होता था तथा मर्यादा 1909 का संपादन, जिसका प्रकाशन प्रयाग से होता था, कृष्णकांत मालवीय ने किया। 69वां प्रश्न। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? ए जानकी मंगल, बी जानकी भरत, सी बरवे रामायण, सी डी अंधेर नगरी। इसका उत्तर होगा ए। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी तथा जानकी मंगल माना जाता है, जो 1968 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जबकि सच्चे अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है।
70वां प्रश्न, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ए रानी केतकी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी 100 अजान 100 जान और डी चंद्रकांता। इसका उत्तर होगा बी भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु 1882। लाला श्रीनिवास दासकृत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार करते हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है, इंशाअल्लाह खां की रचना है, जबकि 100 अजान 100 जान बालकृष्ण भट्ट तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। 71वां प्रश्न, द्विवेदी युग की कविता है? ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बी प्रकृति चित्रात्मक, सी नवजागरण परक, डी नारी चेतनात्मक। इसका उत्तर होगा ए द्विवेदी युग 1900 से 1918 की कविताओं में उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाया जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। 72वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? ए भारत भारती, बी रंग में भंग, सी द्वापर और डी साकेत। इसका उत्तर होगा डी मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का साकेत 1931 में नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस 1574 के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, किसान, हिंदू, गुरुकुल, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, बैतालिक तथा पंचवटी आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। 73वां प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रसाद, सी पंत और डी निराला। इसका उत्तर होगा ए अर्थात महादेवी वर्मा का कथन है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, जयशंकर प्रसाद, प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना, सुमित्रा नंदन पंत, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये निराला की पंक्तियां हैं। 74वां प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी वंदना वाजपेयी। इसका उत्तर होगा ए हिंदी काव्य की आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर छलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। जबकि कीर्ति चौधरी नई कविता की प्रतिनिधि कवित्री हैं तथा सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित कवित्री थीं। 75वां प्रश्न, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उत्तर होगा ए छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना 1918 में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ था। झरना को ही छायावादी की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रथम प्रभाव 1918 प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। प्रथम प्रभा झरना में संकलित है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। 76वां प्रश्न, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद, डी समाजवाद। इसका उत्तर होगा बी प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद तथा यथार्थवाद तथा पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद काल में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कविता आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्म जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वह प्रारंभ से अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला आ रहा है। 77वां प्रश्न, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किस कविता की से उद्धृत हैं? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त और डी महादेवी वर्मा। इसका उत्तर होगा बी दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो।
सिंहासन खाली करो की जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा में। महादेवी वर्मा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त। 78वां प्रश्न है, अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? ए विशाल भारत, बी दैनिक, सी दिनमान, डी ये सभी। इसका तारांकित प्रश्न है, यानी कि प्रश्न डिलीट किया गया होगा। अज्ञे द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं सैनिक, दिनमान, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, नव भारत, टाइम्स तथा एवी मेंस आदि। यहाँ पर अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिकाओं विशाल भारत तथा दिनमान दोनों हैं, परंतु दैनिक नहीं है, अतः प्रश्न ही गलत है। 79वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए अंधा युग, बी कनुप्रिया, सी ठंडा लोहा, डी हरी घास पर छड़बड़। इसका उत्तर होगा डी ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, जबकि भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर छड़भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का काव्य संग्रह है। 80वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ए इंदुवती, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा कृत इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है तथा दुलाई वाली 1907 राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। नोट, इंदुमती 1900 को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। लक्ष्मीनारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। 81वां प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं? ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन और डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि सुदर्शन की कहानी। हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाढ़ का हृदय आदि बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानी है। ताई एवं रक्षाबंधन विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है, जबकि पेंसिल स्केच, बिंदिया लागी, हृदय गति, झरोखे की रानी, टिकुली भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचनाएं हैं। उसकी माँ, निहलिस्ट, ऐसी होली, खेलो लाल आदि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। 82वां प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम योगिनी और डी रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका उत्तर होगा बी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशेष विषमौसदम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, संयोगिता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास की रचना है। 83वां प्रश्न, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नारायण राय। इसका उत्तर होगा बी, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटल साहित्य, सहचर तथा आलोक पर्व आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटल लिखा, ये कुटज है। कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है, जबकि खरगोश की सींग, संतुलन तथा बेरंग आदि प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रह हैं। प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पड़मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र, मणिपुतुल के नाम, मन पावन की नौका, की रात नदी में, चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल, उत्तर कुरु, वाड़ी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्नि शिखा तथा आगम की नाव आदि कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं।
84वां प्रश्न, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी जीवनी, डी आत्मचरित। इसका उत्तर होगा सी आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगाल भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी है। 85वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञेय, सी अमृत राय, डी विष्णु प्रभाकर। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि अज्ञेय इसमें से जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा 1986 में मार्क्स तस्की तथा एशियाई समाज की इन्होंने जीवनी लिखी। रामविलास शर्मा ने 1969 में निराला की साहित्य साधना लिखी, निराला की जीवनी। विष्णु प्रभाकर ने 1974 में आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी लिखी। अमृत राय ने 1962 में कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी लिखी, जबकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने कोई जीवनी साहित्य की रचना नहीं की है। 86वां प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी सेवा सदन। इसका उत्तर है सी, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि 1924 में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है। इसका मुख्य पात्र सूरदास है, जिसमें अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास का महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र। यह पूर्ण है। 87वां प्रश्न, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए नागार्जुन, बी शिवपूजन सहाय, सी फणीश्वरनाथ रेणु और डी शिव प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर होगा सी, फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं मैला आंचल 1954, परती परी कथा, दीर्घ तपाक, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड तथा राम रतन राय। यह अपूर्ण है। जबकि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम के आधार पर प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उनकी प्रथम आंचलिक रचना है रतिनाथ की चाची 1948। शिवपूजन सहाय तथा शिव प्रसाद मिश्र भी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 88वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी भदंतानंद कौशल्या कात्यायन। इसका उत्तर होगा सी, हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखक की परंपरा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा 1938, जो रूपाब नामक पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित है, मानी जाती है। शिवदान सिंह चौहान का एक अन्य रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है, जबकि भदंतानंद कौशल्यायन का रिपोर्टाज देश की मिट्टी बुलाती है। 79वां प्रश्न है 89वां, विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? ए जीवनी परक, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण परक और डी रिपोर्टाज साहित्य। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि रिपोर्टाज। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित साहित्य बाढ़ 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 एक रिपोर्टाज है। इनके द्वारा रचित एक अन्य रिपोर्टाज है जुलूस रुका है 1977 है। विवेकी राय के संस्मरण हैं आंगन के बंधनवार तथा मेरे सुहृदय श्रद्धेय। डॉक्टर विवेकी राय द्वारा एक पत्र साहित्य की भी रचना की गई, जो पत्रों की छाव में 2003 के नाम से संपादित है। 90वां प्रश्न, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार है? ए भगवान दास शर्मा, बी कल्याण चंद, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी यशपाल जैन। इसका उत्तर होगा सी, यानी लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे, रूस के 46 दिन यशपाल जैन। 91वां प्रश्न है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी सुपूजन सहाय। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि अमिट रेखा के लेखक सत्यवती मलिक, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय। जबकि विष्णु प्रभाकर के संस्मरण इस प्रकार है, जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर के स्वप्न, पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के हेतु, आकाश एक है, यादों की छाव में आदि। 92वां प्रश्न, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में से कौन सा नहीं है?
ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा बी। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 तथा मेरा परिवार 1972 आदि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है, जबकि पथ के साथी 1956 महादेवी वर्मा के संस्मरण है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 93वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। ए अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सी सभ्यता सभा की सभ्यता और डी विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। इसका उत्तर होगा बी। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता तथा विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें रामकुमार लेखक खेमका का संस्मरण है। 94वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। ए तरुण के स्वप्न, बी परिव्राजक की प्रजा, सी कुछ आप बीती कुछ जग बीती और डी आत्मनिरीक्षण। इसका उत्तर है ए तरुण के स्वप्न। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा है। तरुण के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास, परिव्राजक की प्रजा सेठ गोविंद दास, कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह पूर्ण है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 95वां प्रश्न, रस की संख्या 8 किसने मानी है। ए मम्मट ने, बी विश्वनाथ ने, सी भरत मुनि ने और डी अभिनव गुप्त ने। इसका उत्तर होगा सी भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में रसों की संख्या 8 मानी है, जबकि अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या मूलतः 9 मानी है तथा मम्मट एवं विश्वनाथ ने रसों की संख्या अपने अपने ग्रंथ में 11 माना है। 96वां प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ए 10, बी 9, सी 33 और डी 25। इसका उत्तर होगा सी। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। 97वां प्रश्न, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य, डी ये सभी। इसका उत्तर होगा ए। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है तथा माधुर्य गुण काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाओं में पाया जाता है। प्रसाद गुण मुख्यतः सभी रसों में पाया जाता है। 98वां प्रश्न है, राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ए हास्य, बी करुण, सी शांत और डी श्रृंगार। इसका उत्तर होगा डी। राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई में उपरोक्त पंक्ति में श्रृंगार रस प्रधान रस में, जिसमें सीता श्री राम के रूप में सौंदर्य को देखकर उसकी तुलना हीरे से करती है। इसमें सीता अपने हाथ में पहने जाने वाले हीरे के नग में पड़ने वाले राम का प्रतिबिंब देखना तथा उस प्रतिबिंब को हाथ से टेकना आदि, जिससे सीता के मन में हर्ष का संचार होता है। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की रचना से है। 99वां प्रश्न, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ए श्रृंगार, बी करुण, सी हास्य और डी वीर। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि हास्य रस है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। उपरोक्त पंक्ति में हास्य रस की प्रधानता है। इस पंक्ति में विंध्य प्रदेश के लोगों पर व्यंग किया गया है कि इस प्रदेश के तपोव्रतधारी नारी के बिना विचारे बहुत दुखी महसूस करते हैं। 100वां प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है। 11, बी 12, सी 16 और डी 18। इसका उत्तर होगा सी। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण के होते हैं तथा अंत में जगड़ तथा तगड़ का आना वर्जित है। 101वां प्रश्न, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई और डी कुंडलियाँ। इसका उत्तर होगा ए। दोहा छंद, दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। सोरठा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है तथा यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। कुंडलियाँ छंद यह विषम मात्रिक छंद है जो छंदों, दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। 102वां प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है।
ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास और डी उत्प्रेक्षा। इसका उत्तर होगा सी अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सची सुमंत बुलाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात या होता है। यमक अलंकार जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिला अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। 103वां प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी असंगति, सी विभावना और डी निदर्शना। इसका उत्तर होगा बी असंगति अलंकार। जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति में विरोधाभास अलंकार असंगति अलंकार है। विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझई नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विभावना अलंकार जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। निदर्शना अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है। 104वां प्रश्न है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? ए रस का, बी अलंकार का, सी ध्वनि का और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार उपर्युक्त पंक्ति में ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक प्रमुख भारतीय काव्य शास्त्री आनंदवर्धन है। 105वां प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? ए केशवदास, बी भिखारी दास, सी देव कवि और डी चिंतामणि। इसका उत्तर होगा सी, ये कवि देव की रचना है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में उपर्युक्त कथन प्रमुख रीतिकालीन कवि देव का कथन है। केशवदास भक्ति काल के कवि जबकि भिखारी दास चिंतामणि रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं। 106वां प्रश्न है, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना? ए शाब्दी व्यंजना, बी आर्थी व्यंजना, सी रस व्यंजना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में आर्थी व्यंजना की निष्पत्ति होती है। आर्थी व्यंजना में अर्थ प्रमुख रूप से व्यंजक होता है, शब्द उसमें सहकारी होता है। जब वक्ता बोद्धव्य, काक, वाच्य, देश काल तथा चेष्टा आदि अन्यार्थ की प्रतीति होती है तो इस अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाले अर्थ के व्यापार को आर्थी व्यंजना कहा जाता है। 107वां प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? ए व्यंजना, बी लक्षणा, सी अभिधा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, अभिधा शक्ति जो शब्द साक्षात अर्थात बोला जाता है या सांकेतिक अर्थ को कहता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा शक्ति किसी विशेष प्रसंग में मुख्य अर्थ के ठीक न बैठने पर जो मुख्यार्थ से संबंधित ही किसी अन्य अर्थ का प्रग्रहण रूढ़ि लौकिक प्रयोग या प्रयोजनवश किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। व्यंजना शक्ति, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ द्योतित कर शांत हो जाती हैं तब जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना कहते हैं। 108वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ए वैदिक संस्कृत से, बी लौकिक संस्कृत से, सी सौरसेनी अपभ्रंश से और डी प्राकृत से। इसका उत्तर होगा सी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी उपभाषा अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी
पश्चिमी हिंदी में आते हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और गुजराती हिंदी का विकास हुआ है। 109वां प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र, डी सोमप्रभ सूरी। इसका उत्तर होगा डी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि स्वयंभू को हिंदी का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। 110वां प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। इसका उत्तर होगा ए। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, अब 53 हो गई हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया जाता है। चार संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाद तथा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 111वां प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बघेली, सी कन्नौजी और डी बुंदेली। इसका उत्तर होगा बी खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू तथा बुंदेली आदि सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। 112वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती और डी मालवी। इसका उत्तर होगा बी पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी तथा पूर्वी राजस्थानी जयपुरी सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा तथा हरियाणवी, बंगाल आदि सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। 113वां प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ए राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी बोली और डी उपभाषा। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली राजस्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, मगही, बुंदेली, मेवाती आदि, जबकि राष्ट्रीय भाषा किसी संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है। राजभाषा सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में राजकीय भाषा अर्थात सरकारी कार्यों में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहा जाता है। 114वां प्रश्न, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ए नगढ़, बी अर्धमागधी, सी खस और डी मागधी। इसका उत्तर होगा बी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ तथा जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बोली आती है। 115वां प्रश्न, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए कड़वक, बी पद्धति, सी रास और डी इहा। इसका उत्तर होगा बी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरी है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद का नाम इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धरिया वंद कहा गया। स्वयंभू के अनुसार चतुर्मुख पद्धरिया वंद के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 116वां प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ए दंडी, बी मोहम्मद, सी का विश्वनाथ, डी आनंदवर्धन। इसका उत्तर होगा डी। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है। दंडी, मोहम्मद तथा विश्वनाथ आदि भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। 117वां प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ए आनंदवर्धन, बी आचार्य कुंतक, सी अभिनव गुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 118वां प्रश्न, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। इसका उत्तर होगा बी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। 119वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, ब, र या ल। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि व इसमें से अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन ध्वनियाँ, जबकि प, फ, ब, भ, म, प वर्ग की स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हैं।
120वां प्रश्न, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। ए तालव्य, बी दंत, सी कंठ और डी ओष्ठ। इसका उत्तर होगा बी। द का उच्चारण है दंत। दंत ध्वनिया त थ द ध न, तालव्य च छ ज झ इया य श, कंठ क ख ग घ अंगा, ओष्ठ प फ ब भ म, मूर्धन्य ट ठ ड ढ अड़ा और श, वर्ष है न स र न स ल, दंतोष्ठ है व फ और स्वर यंत्रीय है क। 121वां प्रश्न, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। ए धरती, बी कृषि, सी मैत्री, डी अच्छी। इसका उत्तर होगा बी यानी कि कृषि। क्षेत्रित यानी कि खेती, मैत्री मित्रता, अच्छी यानी कि आँख, धरित्री यानी कि धरती। डंडा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका उत्तर होगा बी। डंडा शब्द एक तद्भव है जबकि इसका तत्सम होगा दंड। 123वां, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। सूर्योधनोदय, बी है सूर्य धन उदय, सी है सूर्य धन उदय और डी है सूर्य धन उदयम। इसका उत्तर होगा बी, सूर्य धन उदय, सूर्योदय होगा। गुण संधि, आदे गुण, आद गुण। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो तो दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री में से कोई वर्ण हो। अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन री बराबर अर हो जाता है। यह गुण संधि कहलाती है। 124वां प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है। ए अयादि संधि, बी श्रेय वृद्धि संधि, सी गुण संधि और डी यड़ संधि। इसका उत्तर होगा डी यड़ संधि। ई को यड़ची ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि कोई सवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले में य, उ के बदले में व, री के बदले में र हो जाता तथा री के बदले में ल हो जाता है। 25वां प्रश्न, नायक का सही संधि विच्छेद है। ना धन अक, बी है नौ धन अक, सी है ने धन अक, डी है नय धन अक। इसका उत्तर होगा डी नायक, नय धन अक, अयादि संधि। ए ओ अथवा औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। यह अयादि संधि कहलाती है। तो ये 125 प्रश्न 2011 के प्रश्न पत्र के पूरे होते हैं। इसके आगे हम देखेंगे 2016 का पीजीटी का प्रश्न पत्र। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।